Hello and welcome everybody from on the behalf of Auto Adventures. This is session number 59 on the teenage psychology. हम साइकोलॉजी की बात बहुत सारी करते रहते हैं बच्चों के लिए कि क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं. तो आज हमारे साथ में अनीता पांडे जी हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं. नमस्कार जी. एंड वो एक बहुत अच्छी ट्रैकर भी हैं. वो हिमालय ट्रैकिंग भी करते हैं हमारे साथ में कई टाइम से, कई सालों से. सो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ. मैं इनवाइट करता हूँ अनीता जी. प्लीज टेक द चार्ज. थैंक यू एंड वेलकम. जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले तो ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, मुझे मुझ पर भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और राकेश जी ने मुझे बहुत अच्छा एक टॉपिक दिया, टीनेज साइकोलॉजी. इसके लिए हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और टीनेज एज ही ऐसी है जिसमें सभी बच्चों को बहुत सारे चेंजेस से गुजरना होता है. हम आज उन्हीं चीजों को एक के बाद एक देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सीक्रेसी है क्या, आखिर ये टीनेज एज क्या है और ये टीनेज साइकोलॉजी है क्या. आज के हम प्रेजेंटेशन में ये डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर टीनेज होते कौन है, कौन किसको हम टीनेज बोलते हैं. इन्हीं को हम एडोलेसेंस एज में डिफाइन करते हैं. फिर हम देखेंगे उनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है. डेवलपमेंट के बहुत सारे क्राइटेरियंस हैं जिसके कारण वो एक अलग फेज से गुजरते हैं. फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स का क्या इम्पैक्ट होता है टीनेजर्स पर. फिर हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं एज अ टीनेज, क्या चैलेंजेस एक बच्चा फेस करता है. फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पेरेंट के क्या चैलेंजेस हैं, वो उनको एक टीनेज के साथ यदि कोप करना है तो उनके अपने क्या चैलेंजेस होते हैं. तो इन्हीं चैलेंजेस के साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो टीनेज एज के साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको भी जानने की कोशिश करेंगे. फिर एज अ पेरेंट हम ये जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये एडोलेसेंस एज है क्या, या इसे हम टीनेज कहते हैं. तो ये क्या है एडोलेसेंस? आप मान के चलिए कि ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है. एक बच्चा चाइल्डहुड से उठ के आ रहा है एडल्टहुड में, तो उसके बीच में एक फेज वो है, वो कहलाती है एडोलेसेंस एज. अब इसमें जो एडोलेसेंस एज है इसको हमने डिफाइन कर रखा है टीनेज को हम जैसे टीन है ना, 13, 14, 15 ऐसे करके 19 तक, हम इस एज पीरियड को बोलते हैं टीनेज. ये शुरू कब होती है टीनेज? जब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होती है, बच्चा में मैच्योरेशन साइंस आने शुरू होते हैं, उसमें सारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगते हैं. तो प्यूबर्टी जैसी शुरू होती है उसके साथ ये टीनेज शुरू हो रही है और एंड होगी जब आपका आप बिगिनिंग ऑफ अर्ली एडल्टहुड शुरू होगा, या आप कह लो लेट एडोलेसेंस जब खत्म होता है. इसी को हम जनरली बोलते हैं एडोलेसेंस एज और इसी को हम बोलते हैं टीनेज. तो इसी कारण से हम टीनेज जो एडोलेसेंस है हम उसको 3 स्टेजेस में देखते हैं, क्योंकि वो एक पूरा लंबा पीरियड है, 10 साल से लेके पूरा 24 साल तक का एक लंबा पीरियड है जिसमें हम टीनेज 13 to 19 डिफाइन करके रखते हैं. अब हर एज के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं बच्चों के, हर चीज एज के जो पेरेंट्स के रिस्पॉन्सेज हैं वो अलग अलग होते हैं. तो हम देखते हैं कि पहले की ये तीनों एडोलेसेंस के जो स्टेजेस है आखिर है क्या. सबसे पहले है अर्ली एडोलेसेंस, चाइल्डहुड के तुरंत बाद. तो अर्ली एडोलेसेंस आपकी है 10 से लेके 14 साल की उम्र के बच्चे. फिर मिड एडोलेसेंस जिसमें हम 15 to 17 के बच्चे रखते हैं. फिर लेट एडोलेसेंस है आपकी 18, जब बच्चा अब हो गया, बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, मतलब उसको अब वोट करने का अधिकार मिल गया, 18 साल का हो गया, और 24 साल की उम्र तक की एज. आप देखेंगे कि है तो अलग अलग 3 स्टेजेस. अब ये एक एडोलेसेंस एज, एक ट्रांजिशन एज जिसको हमने बोला है, इसका मतलब ये है कि बच्चे के बहुत सारे डेवलपमेंट्स एक साथ हो रहे हैं, मतलब बहुत फास्ट हो रहे हैं. जब बच्चा एक इन्फेंसी एज से चाइल्डहुड एज में आता है तो वो एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, धीरे 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 चल रही है. अर्ली चाइल्डहुड हुई, मिड चाइल्डहुड हुई, लेट चाइल्डहुड हुई, पर जब बच्चा एडोलेसेंस एज में है तो उसमें बहुत फास्ट ग्रोथ भी फास्ट हो रही है और चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं. उसी चेंजेस के साथ पेरेंट्स के रिस्पॉन्सेज भी चेंज होते हैं. ठीक है, आप देखिए कि 10 से 14 वर्ष का बच्चे के साथ पेरेंट का रिस्पॉन्स कंप्लीटली डिफरेंट है, बिहेवियर डिफरेंट है, उनके बिहेवियरल जो भी रिस्पॉन्सेज बच्चा दे पेरेंट अलग तरह से बिहेव करता है. मिड एडोलेसेंस में पेरेंट अलग तरह से बिहेव करता है, अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है.
और लेट एडोलेसेंस ना, और सबसे प्रॉब्लम आती है मिड एडोलेसेंस में, जब बच्चा ना तो बच्चा रह रहा है ना बड़ा हो रहा है। तो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस अलग है और बच्चों के एक्सपेक्टेशंस अलग है, तो सबसे बड़ी क्लैशिंग पॉइंट यही शुरू होता है। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी पेरेंट्स को और बच्चों को इसी एज में होती हैं। जी, अब बिल्कुल, ये जो बिल्कुल सही कह ड्यूरेशन रहे हैं है आप ये क्योंकि कल्चर वाइज हाँ जी, डिफर वही कर एक सकता होता है है। सॉरी मैं रुकूँगा, जी वही एज होती है जहाँ पर बच्चों को भी अपना करियर चूज़ करना होता है, सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, उस वक़्त काफ़ी बिल्कुल स्ट्रगल रहता है, बिल्कुल, काफ़ी सभी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। सभी सभी कुछ उसी उसी मिड एडोलेसेंस की एज में हो रहा है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी एज में होती है। तो जी, इसी एज को हमको थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। अब ये जो हम एडोलेसेंस की 3 स्टेजेस बोल रहे हैं, ये कल्चर वाइज डिफरेंट हो सकती हैं, कंट्री वाइज डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, ये अलग अलग है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। बहुत बेहतर। अब एक लेट चाइल्डहुड से बच्चा जब एडोलेसेंस में आ रहा है, आप देखिएगा, अब मैंने इसको कंपैरेटिवली दिखाया आपको कि आप कितना ड्रास्टिक एक चेंज आता है। बच्चा जब एक चाइल्डहुड में है तो उसके डेवलपमेंटल जो गोल्स हैं वो है उसको कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, स्किल ये डेवलप करना है। उसी कंपैरिजन में एक एडोलेसेंस को फिजिकली, सोशली, साइकोलॉजी तीनों एरिया में डेवलप होना है। लैंग्वेज तो डेवलप हो रही है बच्चे की चाइल्डहुड में, पर यहाँ एक 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 प्रॉपर लैंग्वेज उनकी डेवलप हो चुकी होती है जिसे वो यूज कर रहे हैं। लेट चाइल्डहुड में बच्चा लॉजिकल रीजनिंग करता है, एक फिट पैटर्न में करता है, बट एडोलेसेंस में उसकी रीजनिंग एकदम न्यू लेवल पे हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका कॉग्निटिव स्किल्स ग्रो हो रही है। कॉग्निशन का जो एरिया है, जैसे फ्रंटल लोब, प्रीफ्रंटल लोब, और शुरू से लेके आखिर तक वो ग्रोथ हो रही है। ब्रेन में डेवलपमेंट बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है। जो ब्रेन का डेवलपमेंट चाइल्डहुड एरिया में हो रहा था वो बिल्कुल डिफरेंट है। एडोलेसेंस में ब्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीटली डिफरेंट होता है, इसलिए बच्चा बहुत सारी चीजों में जो वो करना चाहता नहीं करता। हम एक्सपेक्ट करते हैं पर वो वैसा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका ब्रेन का डेवलपमेंट वो हुआ ही नहीं है। तो वो भी हम देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज हैं ऐसे। लेट चाइल्डहुड में बच्चा सोशली बहुत इन्वॉल्व होता है ना, पेरेंट्स घर में आए, अच्छा ये तो वो सबसे बात करेगा, सबसे इन्वॉल्व होगा, पर उसी के कंपैरिजन में एडोलेसेंस उसमें एक पीयर ग्रुप का प्रेफरेंस हो जाता है। उसकी सोशल प्रेफरेंसेस है अपनी भी, किस ग्रुप में जाना चाहेगा, किस में नहीं जाना चाहेगा, वो उसको क्लियरली डिफाइन करता है। बच्चा है, क्लियर गाइडलाइंस फॉलो करेगा, पेरेंट ने जो बोल दिया वो पक्का करेगा। उसके कंपैरिजन में एक एडोलेसेंस है, वो बहुत एग्जामिन करेगा, वो अपनी थॉट्स को प्रेफरेंस देगा कि हाँ मैं क्या सोचता हूँ और मेरे बारे में दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये डेवलपमेंट क्राइटेरियन भी है इनका, जो जिसके कारण ये बहुत सारे बिहेवियर्स ऐसे करते हैं जो हमको बड़े इररिलेवेंट लगते हैं। मॉरल रीजनिंग बच्चों में माँ बाप ने जो बोल दिया वही मॉरल रीजनिंग है उनके लिए। उसका उल्टा एडोलेसेंस में वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मॉरल रीजनिंग, अच्छा ठीक है अब सिगरेट पीनी है तो ठीक है, मम्मी पापा है तो पी रहे हैं, ठीक है मैं भी पी के देखता हूँ ना। वो बच्चा है तो वो बिल्कुल डरेगा नहीं, पापा ने मना किया। पर यहाँ एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली जरूर करेगा, वो एक्सप्लोर करेगा क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या कर सकता हूँ मैं, हर चीज में रिसर्च करेगा। फिर एक पर्सनल कोड खुद का डिफाइन करेगा, उसी डिसाइडेड पर्सनल कोड पे वो बिहेवियर करता है। बिल्कुल सही, मॉरल बिल्कुल सही। रीजनिंग जो आपने देखा ना, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। मॉरल थिंकिंग थोड़ी सी कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल होती है चाइल्डहुड में, और यहाँ उल्टा हो जाता है कि मॉरल रीजनिंग बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल हो गई है। उनकी कॉन्क्रीट जो भी एक्सपीरियंसेस रहे वो अब एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, किसी को फॉलो करते हैं वो, उनका एक रोल मॉडल हो जाता है। वो रोल मॉडल या तो पिता हो सकता है या कोई भी हो सकता है, XYZ, उसी को वो फॉलो करेंगे। उसका भी कारण है, वो भी हम बताएंगे। बच्चा यदि सीखता है ट्रायल एंड एरर, कर गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी करेगा कर करके देखेगा, पर यहाँ ये हर चीजों को सोचेगा उसके बाद एक्शन लेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो वास्टली आपको एडोलेसेंस में दिखाई देगी। अब डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है एडोलेसेंस एज में? डेवलपमेंट क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका डेवलपमेंट होना, इगोसेंट्रिज्म, इनका कॉग्निशन डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांगली हो रहा होता है। अब कॉग्निशन हम किसे बोलते हैं? कॉग्निशन है बेसिकली सेंसेशन, हम किसी भी चीज को, किसी इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं पहले, अटेंशन, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो हमारे काम की या जो हमें करना उसके प्रति अटेंटिव होते हैं, और फिर उसका परसेप्शन करना, परसीव करना, उसको जानना, ये तीनों को मिला के बनता है कॉग्निशन। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, वो तो एक सिंपल एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, पर एडोलेसेंस के टर्म में तीनों में बहुत, आप देखो किस चीज को वो सेंस कर रहा है, उस सेंसेशन को वो किस तरह अटेंटिव होता है, किस चीज के प्रति अटेंटिव हो रहा है, और इन दोनों को मिलाने के बाद वो किस चीज को कैसे परसीव कर रहा है, ये बहुत ज्यादा डेविएट होता है क्योंकि इनकी डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत स्ट्रांगली होती है।
इनके सबसे डेवलपमेंट क्राइटेरियन में सबसे इंपॉर्टेंट है ईगोसेंट्रिज्म का डेवलप होना। ईगोसेंट्रिज्म के दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है इमेजिनरी ऑडियंस, दूसरा है पर्सनल फेवर। अभी इमेजिनरी ऑडियंस, क्योंकि बच्चा जब डेवलप हो रहा है उसका कॉग्निशन ही इस तरह से डेवलप हो रहा है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें वो ये बिलीव करने लगता है कि सभी लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं। जैसे मैं, वो खुद भी प्रीऑक्यूपाइड हो जाते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं और सोचते हैं कि आगे पासे जो भी लोग हैं वो भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। वो इमेजिन करने लगते हैं कि लोग उनको नोटिस कर रहे हैं, वो हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो दे आर एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस एट दिस पॉइंट। सेल्फ कॉन्शियस के कारण भी वो बहुत सारे इरेटिक बिहेवियर करते हैं। फिर एक पर्सनल फेबल का कंपोनेंट है, क्योंकि इनमें जब ये डेवलपमेंट हो रहा है तो इनमें एक सेंस ऑफ यूनिकनेस की क्वालिटी आती है। ये सोचते हैं कि हम बहुत यूनिक है, हमारे में डेवलपमेंट के कारण ही वो ऐसा सोचते हैं। ये सेंस ऑफ यूनिकनेस उनको ये सोचने को मजबूर करता है कि मेरी फीलिंग्स कोई भी नहीं समझ रहा है। और इस यूनिकनेस को कैटर करने के लिए, रिटेन करने के लिए, रखने के लिए अपने पास ये बहुत सारी कुक करते हैं स्टोरीज। They will weave a lot of stories or erratic maybe stories. So this is what is called as their personal fable. ये इनका डेवलपमेंट पार्ट है। फिर उनके डेवलपमेंट स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मिंग ऑफ आइडेंटिटी। इन बच्चों को एक आइडेंटिटी ग्रो हो रही है उनमें, उनका खुद का एक सेल्फ है, उनका खुद का एक सेल्फ एस्टीम है, वो खुद को पहचान रहे हैं किसी एक रूप में। अब ये आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मतलब आप कौन हैं और आपकी क्या वैल्यूज हैं, आपके क्या कमिटमेंट्स हैं, एज अ पर्सन आपके क्या वैल्यूज हैं, एज अ पर्सनालिटी आप किस तरह से ग्रो हुए हैं, आपके क्या कमिटमेंट्स हैं, और एज अ पर्सन आपके बिलीव्स क्या हैं। ये फ्रेम करती है आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान बनाती है। और अब एडोलेसेंस जब आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू गुजर रहा होता है, तो सब आइडेंटिटी क्राइसिस उसे क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कोप नहीं कर पा रहा है और डिमांडिंग हो जा रही है उसके लिए सिचुएशन, क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करनी है, उसको एक पहचान बनानी है। उसके लिए उसमें एक आइडेंटिटी कंफ्यूजन भी आता है, क्योंकि एक पेरेंट कुछ और सोच रहे हैं, वो कुछ और सोच रहा है, सोशल स्ट्रक्चर कुछ और सोच रहा है, पीयर ग्रुप कुछ और सोच रहा है। इसके कारण उनमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस आती है, वो कंफ्यूज होता है। इस स्टेज को बोलेंगे हम आइडेंटिटी कंफ्यूजन। एरिक्सन ने बताया हुआ है कि इस तरह की कंडीशन से गुजरने वाले एडोलेसेंट्स अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। यदि वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं और आइडेंटिटी कंफ्यूजन में है, नहीं कोप कर पा रहे हैं, तो वो सबसे पहला काम करेंगे अपने आप को आइसोलेट करने का, अकेले रहना शुरू कर देंगे, पीयर ग्रुप को नहीं जाएंगे, फैमिली के लोगों से साथ अलग हो जाएंगे और उनकी आइडेंटिटी जो भी है एज अ क्राउड, वो क्राउड में उनकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। अब यदि कोई बच्चा इससे कोप कर लेता है तो वो एक बहुत ही न्यू सेल्फ आइडेंटिटी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम के साथ बच्चा ग्रो करता है और बहुत ही पॉजिटिव और अफर्मेटिव बच्चा ग्रो होता है। उसी तरह यदि इस उम्र में बच्चा क्या चाहता है कि इंडिपेंडेंस मिले उसको, पर अभी वो इतना समझदार तो हुआ नहीं कि उसको इंडिपेंडेंस मिले। दूसरी चीज, वो उससे भयभीत भी रहता है, बहुत अफ्रेड रहता है कि मैं इंडिपेंडेंट, वो कुछ भी आप कह लीजिए, वो बड़ा तो हो रहा है पर अभी है ही बच्चा, उसको इंडिपेंडेंस चाहिए पर उसको नहीं पता कि कैसे चाहिए, क्योंकि उसको उससे भय लगता है कि मैं यदि इंडिपेंडेंट हो गया तो क्या होगा। फिर यहाँ पे उसको पेरेंट्स की सपोर्ट की जरूरत है। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है ना, इंडिपेंडेंस चाहिए, नहीं मिल रही है, नहीं चाहिए, तो इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डूब जाता है, उनमें इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं बच्चे इस उम्र में। फिर उनका एक कंप्लेन होता है कि हमको तो बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उनका एक कंप्लेन इस समय यही है, क्योंकि वो आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू जा रहे हैं, वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं पर पेरेंट्स हमेशा उनको बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये एक सबसे कॉमन कंप्लेन है और हमेशा वो बोलेंगे कि वो बच्चे हैं। बट जब उनको परेशानी आएगी तो पेरेंट्स की तरफ भागेंगे, है ना, उनके पास उनको कंफर्ट सीख करने के लिए, तब उनको नहीं लगता कि मैं बच्चा नहीं हूँ, है ना, तो वो तरह का बिहेवियर, इसलिए कंफ्यूजिंग स्टेज हो जाती है उनके लिए कि वो किस तरह की आइडेंटिटी के साथ जिए। अब बात करते हैं हम जो चैलेंजेस हैं एडोलेसेंस एज के। आपने देखा कि किस तरह से ये एक पूरा ट्रांजिशन फेज उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग
और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसको ना तो वो समझ पाते हैं, ना कोई समझाने वाला उनको मिलता है, क्योंकि हम बात ही नहीं करते इन सब चीजों की। हमने प्रेशर डाल रखा बच्चों को, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, खेलो खेलो खेलो, जो भी प्रेशर हो, हम अपनी डिजायर्स भी बच्चों के ऊपर थोपे हुए होते हैं। सो ये जो एडोलेसेंस एज है, ये एक चैलेंजिंग पीरियड है। उसमें सबसे ज्यादा रैपिड चेंज, इस क्यों चैलेंजिंग है, क्योंकि रैपिड चेंजेस हो रहे हैं। कैसे चेंजेस हो रहे हैं? बायोलॉजिकली ब्रेन डेवलप हो रहा है, हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, उनका साइकोलॉजिकली उनका ब्रेन पूरी तरह कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से सोच रहा है। एक एडोलेसेंस का ब्रेन एडल्ट के ब्रेन की तरह सोचता ही नहीं है, दोनों बिल्कुल एक, आप मान ली सिक्के के दो पहलू की तरह सोचते हैं। हम कुछ और सोचते हैं एज एन एडल्ट, और बच्चा एज अ एडोलेसेंस बिल्कुल अलग सोचता है। अब ये जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये तो यूनिवर्सल हैं कि उनमें किस तरह के हार्मोनल चेंजेस आएंगे, बॉडी चेंजेस आएंगे, तो दे आर यूनिवर्सल। बट हम बात करें यदि साइकोलॉजिकल चेंज की, तो ये साइकोलॉजिकल चेंज डिपेंड करेगा पेरेंट के बिहेवियर पे, साइकोलॉजिकल चेंज करेगा उनके पीयर ग्रुप के ऊपर, साइकोलॉजिकल चेंज डिपेंड करेगा वो किस तरह के सोशल स्ट्रेटा में रह रहे हैं, किस तरह के स्कूल में जा रहे हैं। सोशल चेंजेस का इन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, वो डिपेंड करते हैं ना, उनका कल्चर किस तरह का, किस कल्चर को वो फॉलो कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा उनका साइकोलॉजिकल जो भी डेवलपमेंट है। इन्हें कोप करना, ये ड्रामेटिक चेंजेस हैं, ये इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि चेंजेस क्या हो रहे हैं। यदि हम समझाने वाला कोई मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो फिर वो अदर कचरा ग्रान यहाँ वहां से गेन करने की कोशिश करते हैं, और ये ड्रामेटिक चेंज उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उससे उन्हें कोप करना मुश्किल हो जाता है। क्यों कोप करना मुश्किल हो जाता है? मेन चीज है लैक ऑफ एडिक्वेट नॉलेज, मिसकॉन्सेप्शंस। सब अदर कचरा ग्रान सब अपना पीयर ग्रुप में बांटते हैं, और वो अदर कचरा ग्रान फिर से एक डेंजर बॉम्ब की तरह हो जाता है। उनको सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लोग नहीं बात करते, कोई भी बात नहीं करता है, कि इस एज में उनमें एक सेक्सुअल आइडेंटिटी भी डिफाइन होती है। अब यदि सेक्सुअल आइडेंटिटी अच्छे से ये डिफाइन कर पाए तो उनका एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन करेक्ट दिशा में जाता है, अदरवाइज उनका सेक्सुअल बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट होता है। और हमने बात करी कि आइडेंटिटी क्राइसिस उनको होता है। अब चैलेंजेस में, जो चैलेंजेस उनको कोप करने हैं, क्या चेंज है ना, सबसे पहले है कि वो एक नेगेटिव बॉडी इमेज जो उनकी है उससे वो सफर करते हैं, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे लोग, क्योंकि उनको पता है कि लोग उनको देख रहे हैं, उनकी ब्रेन में डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि एवरीवन इज वाचिंग यू, यू आर बीइंग वॉच्ड, सब आपको देख रहे हैं, और उसी के कारण उनको अपनी बॉडी इमेज को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इस नेगेटिव बॉडी इमेज के कारण उनमें डेवलप हो जाते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स, या तो वो बहुत कम खाएंगे या तो वो बहुत ज्यादा खाएंगे। स्ट्रेस प्रोन प्रॉब्लम्स के कारण भी या तो वो एकदम से कम खाएंगे या बहुत ज्यादा खाने लगेंगे, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि यदि वो कम खा रहे हैं, न्यूट्रिशन पूरा नहीं ले रहे हैं, तो उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आएंगी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आएगी तो इतने ड्रास्टिक चेंज जो बॉडी कर रही है, ब्रेन कर रहा है, वो कैसे होंगे प्रॉपरली? तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। nutrition, exercise, brain exercise, physical exercise, everything is important. यहाँ वो एक कंफर्मेटिव एक प्रोसेस है, कंफर्मेशन, क्योंकि वो देखना चाहते, वो अपने आप को एक ग्रुप के साथ रिकॉग्नाइज करना चाहते, तो कंफर्मिटी के लिए देखते हैं। उनका एक पीयर ग्रुप है, यदि पीयर ग्रुप ने बोला है कि ऐसा करना है, कि हमको चलो आज क्लास में पढ़ाई नहीं करनी है, तो वो अपने पीयर ग्रुप को, क्योंकि उनको पीयर ग्रुप के साथ कंफर्मिटी रखना है। कंफर्मिटी का मतलब है कि पीयर ग्रुप के में रहना है तो उनके जैसा बनना पड़ेगा, उनके जैसा, वो जैसा कहते हैं वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो वो ग्रुप से निकाल दिए जाएंगे, तो उनकी आइडेंटिटी लूज हो गई। तो ये क्राइसिस उनको बड़ा होता, तो नहीं करना चाहते तो भी पीयर ग्रुप के प्रेशर के कारण वो ये सारे बिहेवियर करते हैं। फिर इन मेजर प्रॉब्लम इसी में आती है। जी, मेजर प्रॉब्लम इसी चीज में आती है कि उनके दोस्त वो सब्जेक्ट ले रहे हैं, उनके दोस्त वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उनके दोस्त वो उस क्लास में जा रहे हैं, उस टीचर के जा रहे हैं, तो दे वांट टू गो फॉलो दैट सेम थिंग। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। बिल्कुल। अब इन सब के कारण, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है और इनका मन कुछ कह रहा है, माँ बाप कुछ और कह रहे हैं, पीयर ग्रुप को कौन कह रहे हैं, कितने सारे लोग कुछ कुछ कह रहे हैं, तो उनका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, और इस कंफ्यूजन के कारण आ जाती है उनकी लाइफ में स्ट्रेस, और उनको प्रायोरिटाइज करना, किसी भी चीज को प्रायोरिटी देना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट। अब बहुत सारा प्रेशर है पीयर से, पेरेंट्स से, सोसाइटी से, क्योंकि उनको सबको कंफर्म करना, सोसाइटी के साथ भी कंफर्म करना है, वो जैसा बोल रही है सोसाइटी वैसा बिहेव करना है, पेरेंट्स के साथ भी कंफर्म करना है, यदि उन्होंने किसी चीज को मना किया तो वो भी मानना है, पर मन कर रहा है तो हमें करना भी है, पीयर ग्रुप बोल रहा है, तो दे आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस व्हिच दे हैव टू फुलफिल।
इसके कारण उनमें मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज आते हैं। इनका सबसे बड़ा चैलेंज है कि इनको गुड मेंटर्स नहीं मिलते हैं, इनको रोल मॉडल, क्योंकि वो आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू अगर किसी को फॉलो करके ही वो बिहेव करते हैं, तो रोल मॉडल्स उनके अच्छे होने चाहिए, उनके हीरोज जो इनको फॉलो करना चाह रहे हैं, जिनके साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, वो अच्छे होना चाहिए, और वो उनको नहीं मिलते। अनहेल्दी पैटर्न्स में टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं इनको, तो टेम्पटेशन सब्सटेंस अब्यूज के जो ड्रग और एल्कोहल हो सकता है, वो इनको बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगता है। और आज की तारीख में मॉडर्न एज में देखें तो ऑन स्क्रीन वायलेंस इनको सफर करना पड़ रहा है। अनहेल्दी सोशल में, क्योंकि सब कुछ खुला ओपन है उनके सामने, है ना, वो जो चाहे वो देख सकते हैं, जो चाहे उसमें जा सकते हैं, तो अनहेल्दी सोशल मीडिया उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बुलिंग फेस करते हैं स्कूल में बुलिंग बहुत ज्यादा होती है, हमें लगता है कि नहीं होती है, बट क्योंकि पीयर ग्रुप है, एक पीयर ग्रुप दूसरे पीयर ग्रुप का है, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो बुलिंग बहुत ज्यादा है। अब तो ऑनलाइन बुलिंग का भी फेस करना पड़ रहा है उनको। फिर उनकी जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी, रिस्की सेक्सुअल एक्टिविटीज और बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे, जो हमें लगता है कि नहीं होते हैं, बट होते हैं। अब पेरेंट्स के क्या चैलेंजेस हैं, हमने तो देख लिया कि ये चैलेंजेस है हमारे एडोलेसेंस के, तो पेरेंट्स के सबसे बड़े चैलेंजेस की जगह मैं कहूंगी कंप्लेन्स हैं। पहली कंप्लेन कि ये मेरा टीनेजर अच्छे से क्यों नहीं रहता, ढंग से कमरा क्यों नहीं रखता, बिस्तर पूरा फैला हुआ है, बाथरूम का जाता है तो पूरा बाथरूम गंदा कर देता है बोल रही, कर देती हूँ भी बोलना चाहूंगी, दोनों सामान घुमा देता है, सब चीज यहाँ वहाँ फैला हुआ है, ये कैसे ठीक करेंगे? इसका भी एक, जो आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी थी, क्योंकि इनका फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप हो रहा है, जो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं तो वो कर ही नहीं पाते हैं, उनको बहुत सारी चीजें करनी है, उनको पीयर ग्रुप के साथ मानना है, उनको अपनी आइडेंटिटी देखनी है, उनको स्कूल का होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, स्कूल का एक्टिविटीज करनी है, बहुत सारी चीजें, तो ये चीज उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि ये हमें करना। आप चाहे लड़का हो लड़की, आप देखेंगे उनका रूम आपको बहुत कम बच्चे हैं जो टाइडी रखेंगे। दूसरी, मेरी डॉटर या मम्मी की शिकायत रहती, मेरी डॉटर मेरे से तो हमेशा नाराज ही रहती है, मेरा बेटा तो पिता को शिकायत है कि हमेशा नाराज ही रहता है। तो क्यों है भाई, स्पेशली मेरे साथ ही क्यों वो इतना नाराज होता है? तो ये कारण भी उन 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 उनमें ये चीजें है ही नहीं एक्चुअली। अगेन फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात होती है, फ्रंटल और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट की बात होती है। वो एग्जीक्यूशन जो करता है, एम्पैथी जो रखता है, वो सब फ्रंटल और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ही कंट्रोल होता है। अब वो डेवलप हो रहा है, तो वो धीरे धीरे 24 की एज तक आते आते डेवलप हो जाता है, तब ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती उनको। तो ये भी उनके डेवलपमेंट प्रॉब्लम के कारण है। फिर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा हमसे दूर होते जा रहा है, ये हमसे बात नहीं कर रहा है, पर ये ऐसा नहीं है, प्रॉपरली बात नहीं कर रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, वो बेचारे के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैंडल करने के लिए। और यदि वो लगता है कि पेरेंट थोड़ा सा भी जजमेंटल हो गया, तो वो आपसे दूर हो जाएगा। तो आपको जजमेंटल नहीं होना है इस उम्र में स्पेसिफिकली, क्योंकि आपका वो छोटा चब्बी बच्चा नहीं है जो आप जैसा कहें वैसा मान लेगा। वो अब सही। बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, हो गया नहीं है, बड़ा हो रहा है। और इस बड़े होने में उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस, जिसको आपको समझना है और आपको समझ के चलना, बच्चा नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि आपको क्या करना है। फिर आपको लगता है कि स्कूल का तो कुछ काम ही नहीं करता है, ना होमवर्क करने में इंटरेस्ट रहता है, तो उसका भी कारण फ्रंटल कॉर्टेक्स है। क्यों? क्योंकि उनकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग थोड़ी सी इस समय कंप्लीटली डेवलप नहीं होती। और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में हमारी ब्रेन में इस समय बच्चा सेंसेशन, जो भी चीज उनको सेंसिटिव लगेगी, सेंसेशन क्रिएट करेगी, वो करने में मजा आएगा। वीडियो गेम्स खूब खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें तुरंत रिवॉर्ड सिस्टम होता है। इनका लिम्बिक सिस्टम और फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अभी इनकम्प्लीट है। लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल करेगा उनको सेंसेशन क्रिएट करने में। तो उनको जो चीज बहुत इमीडिएट रिवॉर्ड देती है, जैसे वो गेम खेलते हैं, इमेज रिवॉर्ड मिल रहा है, जीत गए, विन कर गए, तो वो इसी तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा जहां उसको रिवॉर्ड इमीडिएट मिल रहा है। थोड़े दिन बाद होमवर्क तो थोड़ी देर बाद ही मैडम बोलेगी कि हाँ ठीक है, एग्जाम भी जब वो दे लेगा बहुत दिन बाद रिजल्ट आएगा, सो दैट creates a little bit of that. So you have to work a lot to motivate them or you to understand them mainly. फिर इस उम्र में यदि बच्चा ये सारी चीजें फेस कर रहा है, तो उसकी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसी एज में उनको डिप्रेशन होगा,
इसी एज में उनको बाइपोलर डिसऑर्डर होगा, जिसमें वो 2 तरीके का बिहेवियर करेंगे, ठीक है। अचानक बहुत खुश हो जाएंगे या अचानक बहुत दुखी हो जाएंगे, तो बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है उनको। या फिर वो उनको इसी एज में स्किज़ोफ्रेनिया भी अपने जड़ें जमाता है। तो हमें ध्यान रखना है बच्चे का कि उनका मेंटल हेल्थ है उसका हम ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। फिर वीडियो गेम खेलता है, अभी हमने बात कर ली, क्योंकि उनका टीनेज ब्रेन ही वैसा काम फंक्शन करता है, उनको वीडियो गेम में बड़ा मजा आता है। आपकी प्रॉब्लम है कि बच्चा स्मार्टफोन से अलग क्यों नहीं होता, बाथरूम में भी जाएगा तो स्मार्टफोन उसके साथ जाता है, तो ये स्मार्टफोन से अलग कैसे होगा? तो ये इसलिए है क्योंकि अगेन फिर वो उसी चीजों को उनको उनको, उनको अपनी एक आइडेंटिटी, उनको लगता है कि कोई मैसेज मिस ना हो जाए, कोई बात मिस ना हो जाए, वो सीख कर रहे हैं सेंसेशनल चीजें, तो वो मिस नहीं करना चाहते हैं। फिर टीनेजर्स हैं, वो गर्मी में या सर्दी होगी तो कभी गर्म कपड़े आपने पहने देखा ना होगा, तो वो भी एक चैलेंज है पेरेंट के लिए, उनको समझाना और समझना। ब्रेन डेवलपमेंट की मैंने बात कर ली है, वो एक पॉइंट है कि इम्पल्सिवनेस उनमें बहुत ज्यादा होता है, उनका ब्रेन यूनिकली फंक्शन कर रहा है, उनमें इम्पल्सिवनेस बहुत होती है, पुअर प्रीफ्रंटल कंट्रोल होता है उनमें, पुअर रैशनल थिंकिंग होती है, बच्चा सोच ही नहीं पाता, उसने रैशनल थिंकिंग डेवलप ही नहीं हुई है, इसलिए कि उसको वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए, उसको कोट पहनना चाहिए, सर्दी में स्वेटर पहनना चाहिए, ये समझ में ही नहीं आता, क्योंकि रैशनलाइज नहीं कर पाते, वो किसी भी चीज को सोच नहीं पाते। इनकी थिंकिंग कैसी होती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, हर चीज में वो एब्स्ट्रैक्टनेस को ले आते हैं, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शंस को इमेजिन करते हैं ना, इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। फिर इस उम्र में उनका ब्रेन सिनेप्सिस डेवलप कर रहा है, हमारा पूरा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन्स के सिनेप्सिस पे ही काम करता है, तो इस समय उनके सिनेप्सिस डेवलप हो रहे हैं और मॉडिफाई हो रहे हैं, सारे कनेक्शंस मॉडिफाई हो रहे हैं, इसलिए उनमें ये प्रॉब्लम्स ज्यादा हमको दिखाई देती हैं। अब मिथ्स क्या क्या है, हमने देखा कि इतने सारे चैलेंजेस हैं पेरेंट्स के भी और बच्चों के भी, तो मिथ्स क्या है? सबसे पहला मिथ है कि सारे टीनेजर पूरी दुनिया के एक सा ही बिहेवियर करते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सबका कल्चरल एक्सपीरियंस अलग है, सोशल स्ट्रक्चर अलग है। आप खुद ही देखेंगे कि एक बच्चा है, एडोलेसेंस है, क्लास में है, वो किसी की मदद कर रहा होगा, और उसी जगह दूसरा एडोलेसेंस होगा, वो उसको मदद करना कोई इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा होगा, तो वो तो कंप्लीट डिफरेंट बिहेवियर हो गया। तो हम कह ही नहीं सकते कि पूरे सारे वर्ल्ड के सारे टीनेजर्स सारी दुनिया के एक साथ एक ही तरह का व्यवहार करते हैं, तो दैट इज नॉट ट्रू। टीनेजर इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल, अभी हमने आपको बताया कि ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनको तो समझता ही नहीं कि वो कहाँ इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, वो करना चाहते हैं पर वो कर ही नहीं पा रहे हैं वो सारी चीजें। या अनिता जी, यस जी, तो हम बात कर रहे थे मिथ्स की। जी। टीनेज बिहेवियर में हमने देखा कि हम सोचते हैं कि बच्चे सभी एक से हैं पूरी दुनिया के, बट ऐसा नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं, वैसा भी नहीं है, वो उनकी ऐसी डेवलपमेंट, रैशनल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है, उनके ब्रेन के उतने सारे सिनेप्सिस अभी बने नहीं है जिनके साथ वो इतना रैशनलाइज तरीके से सोच पाए, इसलिए वो इररिस्पॉन्सिबल लगते हैं हमें। टीनेजर्स आर सेल्फिश, ये भी सही नहीं है। अब आपने देख लिया है कि उनकी डेवलपमेंट ही इस तरह की हो रही है, आइडेंटिटी क्राइसिस है उनको, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी है, तो हमें लगता है वो अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनका ब्रेन ही वैसे डेवलप हो रहा है, तो वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो सेल्फिश है। फिर टीनेजर्स आर क्लियरली डिफाइंड ग्रुप, ये भी एक मिथ है। जब बच्चा, मान लीजिए आप गेम्स में यदि कोई लड़की खेल रही, कोई टीनेजर है, वो यदि खेल रही है 16-17 साल की लड़की, तब वो वुमन कैटेगरी में खेलती है, उसकी कैटेगरी टीनेजर नहीं है, वहां पे वो वुमन है या मैन है या वुमन है, वहां पे भी वो डिफाइन नहीं है। और यदि वो स्कूल में खेल रहा है बच्चा, तो वो छोटा है, यदि कुछ कहना चाह रहा है तो बच्चा है, तो हम उनको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। टीनेजर ऐसा डिफाइंड ग्रुप है, ये भी सही नहीं है। फिर कुछ लोगों में बात होती है कि यदि मान लो टीनेज में छोटे बच्चे, पहले तो शादियां छोटी हो जाती थी तो टीनेजर्स गुड पेरेंट नहीं बनते, ये भी एक मिथ था। फिर एक मिथ है कि बच्चे बुक्स रीड नहीं करते, ये कुछ कुछ हद तक सही हो सकता है, क्योंकि उनको उस तरह का टाइम नहीं मिलता, उनको चीज इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, यदि उनके इंटरेस्ट की है तो वो डेफिनेटली रीड करते हैं, एंड दे आर वेरी गुड रीडर्स, दे आर वेरी वेरी गुड रीडर्स। ये भी हमारा मिसकॉन्सेप्शन है, मिथ है हमारे लिए कि वो रीडर्स नहीं है। अब आप स्टडीज यदि देखेंगे बहुत सारे, वही हम स्टडीज थोड़ी सी डिस्कस कर लें, तो 18% बच्चे स्कूल के और
और 15% बच्चे कॉलेज के कभी ना कभी अपनी लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस अपनी फैमिली में देखे होते हैं। ये उनके डेवलपमेंट पे बहुत असर डालता है। एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है उनको एग्जाम का, तो 75% बच्चे जो स्कूल गोइंग है वो एंजाइटी और स्ट्रेस का को फेस करते हैं। डिप्रेशन बच्चों में बहुत ज्यादा, 30% जो स्कूल के बच्चे हैं, 30% स्कूल के और कॉलेज के, इनको डिप्रेशन होता है। दूसरे बच्चों के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होते हैं अपने को स्टूडेंट्स हुए या पीयर प्रेशर के कारण, ये बिहेवियरल चेंजेस इनमें आते हैं। वैसा भी आपको 26 से 29% दिखेगा आपको स्कूल के बच्चों में। ड्रग अब्यूज भी कुछ हद तक है, 12% तक है ना, सब्सटेंस अब्यूज आप जिसको बोल सकते हैं। फिर बहुत सारे बच्चे होंगे, स्टडी की कि 7.5% स्कूल के बच्चे हैं जो सेक्सुअली एक्टिव दिखाई देते हैं। अब पेरेंट्स का रोल हम समझें कि पेरेंट्स को सबसे पहले जब वो चाइल्डहुड में या किसी भी समय उनकी पेरेंटिंग चल रही है तो उनको क्या एक तरह का, क्योंकि इन एरियाज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है पेरेंट का। हम बचपन से ही डिफाइन कर देते हैं जेंडर रोल, लड़का ये करेगा और लड़की ये करेगी। जेंडर सोशलाइजेशन, लड़की यहाँ जाएगी, लड़की वहां नहीं जाएगी, लड़का यहाँ जा सकता है वहां नहीं जा सकता। स्पेशली जब अर्ली एडोलेसेंस की स्टेज है, हम तभी उनमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डालना शुरू कर देते हैं, और ये रिस्ट्रिक्शंस जेंडर बायस्ड भी हैं, लड़कों के लिए अलग है और लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग है। ये आखिर है, ये एक्सपेक्टेशन जो है इस समय आप उसको अलग से, क्योंकि एक लड़के को लड़के की तरह सोचना है, लड़की को लड़की की तरह सोचना है, एक को फेमिनाइन कैरेक्टर्स फॉलो करने हैं, एक को मस्कुलाइन कैरेक्टर्स फॉलो करना है। तो ये सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस तो हमने ही डाले रखे हैं उनमें, हम ही बचपन से उनको ये सिखाते हैं, हम ही डिफरेंशिएशन कर रखे हैं, हमने ही एक्सपेक्टेशन रखा है कि माँ सोचती कि लड़की को ऐसे ही करना चाहिए, मैं चुन्नी डाल के जाना। उनको हम उनको तो आइडेंटिटी क्राइसिस से बेचारे गुजर ही रहे हैं, वो तो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते, पर हर कोई उनपे अलग तरीके से अपनी सोच थोपता रहता है। क्या जरूरत है हमको जेंडर बायस करने की, हम उनको आजादी दें ना, उनको जो करना है वो अपने तरीके से करें। फिर हम खुद ही सोशल कल्चरल स्टैंडर्ड्स डिफाइन करके रखते हैं, हमने सेट करा है, उसी सेट पैटर्न को उन्हें फॉलो करना है, नहीं फॉलो करते हैं तो हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो गया। हम स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं कि लड़की खाना बनाएगी, लड़का खाना नहीं बनाएगा, लड़का किचन का काम करता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, लड़की बाहर घूमती हुई अच्छी नहीं लगी। ये स्टीरियोटाइप्स है, उनको घर में भी उस स्टीरियोटाइप्स को फेस करना पड़ता है, स्कूल में भी स्टीरियोटाइप्स फेस करना पड़ता है, वो टीवी में जो कमर्शियल्स देखते हैं वहां पे भी ये स्टीरियोटाइप्स, उनका एक्सपोजर कंप्लीटली डिफरेंट तरीके का होता है। अब बच्चा हमेशा है ना क्या देखना चाहता है कि इंटरनल मोटिवेशन चाहता है, हमारा बच्चा एक इंटरनल मोटिवेशन चाहता है। अब ये मोटिवेशन क्यों चाहता है? क्योंकि उसको कंफर्म करना कल्चर के सारे एक्सपेक्टेशन से, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से और पीयर के एक्सपेक्टेशन से। तो ये इंटरनल मोटिवेशन आएगा कहाँ से? जब हम बच्चे को एक सेल्फ एस्टीम देंगे, उसकी एक सेल्फ आइडेंटिटी होगी। तो उनके लिए जरूरी है एक मॉडल होना, एक कल्चरल फिगर और एक पावरफुल मॉडल हो वो क्रिएट करना। जेंडर टाइपिंग हमें नहीं करना है, जेंडर एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना है, पर जेंडर टाइपिंग नहीं करना है कि ये आप कर सकते हैं, लड़का यही करेगा, लड़की यही करेगी। अब क्या नहीं पेरेंट को क्या पेरेंट को करना चाहिए? सबसे पहले तो पेरेंट को अपनी पेरेंटिंग स्किल इनहैंस करनी चाहिए और कंप्लेन करना सबसे पहले बंद करना है। आप कंप्लेन नहीं करें, आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल है। और अभी तक की प्रेजेंटेशन के बाद आप समझ चुके होंगे कि हमारी सारी कंप्लेन बिल्कुल निराधार है, हमें उनको पूरी तरह स्टॉप कर देना चाहिए। हमको अपनी पेरेंटल ड्यूटी नहीं इग्नोर करनी है। हम सोच रहे हैं हमारा बच्चा बड़ा हो गया, तो इतना बड़ा हो गया, नहीं, वो बच्चा ही है अभी। he is seeking your confirmation, he is seeking your protection, क्योंकि वो इनसिक्योर फील कर रहा है तो आपको प्रोटेक्ट करना है उसे, आपके अलावा उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। तो यदि आपसे प्रोटेक्शन मिलता है उसको, तो वो एक सेल्फ एस्टीम के साथ अच्छे से आगे बढ़ता है। फिर हमको एज अ पेरेंट न्यूट्रिशनल बहुत अच्छे से उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। जब भी हम उनको खाना परोसे, कंप्लीट मील दें, हेल्दी मील दें, वो उसे खाएंगे, टेबल पे वही होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए, उसमें फ्रूट्स होना चाहिए, और वो फ्रूट्स इंटरेस्टिंग वे में सर्व करें, आप उनको खूबसूरत तरीके से दें, ऐसे उठा के ना दे दें, उसको छीलना पड़े तो फिर बड़ा मुश्किल है, वो तो रख देगा और फिर बाद में खाएगा ही नहीं, तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन अपने बच्चे के साथ। आपको एक लाइन बिल्ड करनी चाहिए जो ना, इंस्टेड उनका एनिमी बनने की बजाय आप उनका फ्रेंड बने, एक कंपेनियन बने, फ्रेंड भी नहीं, आप उनका कंपेनियन बने। आपको
कमांड्स देना बंद करना है। आपको ये बोलना है सेंटेंस कि मैंने तो बोला था ऐसा, ऐसा मैंने बोला। अरे छोड़ दीजिए बोलना उसको ना, मैंने ऐसा बोला था उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या बोला था और क्यों बोला था। उनसे डिस्कस करिए, उनके जो भी रूल्स हैं, हर जगह रूल्स बनाइए, चाहे वो हाउस होल्ड चोर्स के हों, चाहे होमवर्क के हों, ड्राइविंग के हों, चाहे उनको सब्सटेंस अब्यूज का किसी भी हर चीज के उनको एक रूल्स डिफाइन करना उनके सामने, और हर इशू पे आपको बात करना है, क्लियरली ओपनली आपको बात करना है। उनको ये एहसास होने दें कि किसी भी प्रश्न के लिए हर आंसर आपके पास है, आपके पास नहीं है तो आप ढूंढ के लाइए, पर आप जवाब दीजिए उसको। बच्चा कहीं और नहीं जाना चाहिए जवाब ढूंढने के लिए। और आपको ये भी बच्चे को समझाना है कि आप हमेशा सही नहीं है, कि पेरेंट हमेशा सही बोल रहा है, ऐसा उसको एहसास नहीं होना। जब पेरेंट भी गलती करते हैं, ये यदि उसको समझ में आता है, तो वो यदि कभी गलती करता है तो उसको गिल्ट नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। उनके ओपिनियंस को सुनना है और हमेशा अपनी हेल्प ऑफर करनी है। सबसे बड़ा है कि आपको उनको अप्रिशिएट करना है, उनको अनकंडीशनल लव देना है हमेशा, उनको डिसिप्लिन करना है, पनिश नहीं करना है। उनको पॉलिसीज बनाना है जो वो फॉलो करें पर हर्ट ना हो। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको सुनना है। जब तक आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरह वे ना कर लें कि सही है कि गलत, तब तक उसको आप कचरे में ना फेंकें। उनको इंकरेज करें, सपोर्ट करें, उनके एटीट्यूड को हमेशा सपोर्ट करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के साथ फियर ऑफ फेलियर। इसके कारण उनमें स्ट्रेस आता है, एंजाइटी होती है। तो फियर ऑफ फेलियर इनके दिमाग से निकालना है, क्योंकि यदि आप प्रोटेक्टिव हैं, उनके पास है हमेशा, हर सवाल का जवाब आपके पास है, तो उनको फियर ऑफ फेलियर नहीं होगा। देखिए कब बच्चे में एंजाइटी के साइंस दिख रहे हैं, उनकी पुअर ईटिंग हैबिट हो रही है, ओरल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन कब कमजोर हो रही है, डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप है क्या, बहुत जल्दी सोशल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारे साइंस हैं आपके अलर्ट होने के कि अब हमारा बच्चा किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, स्ट्रेस से गुजर रहा है, मेनली स्ट्रेस से गुजर रहा है। आप इसको देखिए और बताइए बच्चों को कि you are there to care. So as a parent, make them a happy child, involve them in sports, music में involve करिए, चाहे vocal हो, instrumental हो, उनको रीडिंग में प्रोत्साहित करिए, एम्पैथी सिखाइए, उनको सोशल वर्क में इन्वॉल्व करिए, और उनको एक फ्रेम करने दीजिए स्मॉल वर्क ग्रुप जिसके साथ वो काम कर पाए। माफ कीजिएगा, ये आगे निकल गया। अब एज अ पेरेंट आपको क्या नहीं करना है, ये हम देखते हैं। ये तो हमने डूज देख लिए, अब डोंट्स। कभी जजमेंटल ना होइए, अज्यूम मत करिए, प्री कॉन्सीव्ड नोशंस मत रखिए कि बच्चा ऐसा कर रहा है, किसी के कहने पे मत आइए। अपने बच्चे को किसी से कंपेयर मत करिए, किसी भी समय कंपेयर मत करिए, ना अपने से कंपेयर करिए, ना किसी और के बच्चे से कंपेयर करिए। उनको पनिश मत करिए, क्योंकि आप और हार्म करते हैं। और ट्रस्ट, जब आप उसको पनिश करते हैं तो वो आप में जो उसका ट्रस्ट है वो हमेशा के लिए खो देते हैं। आपको कमांडिंग नहीं होना है, हमेशा मॉरलाइजिंग नहीं होना, हमेशा एडवाइस नहीं करना, हमेशा लेक्चरिंग नहीं करना, क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आता है। क्रिटिसाइज नहीं करना है, आप डिसिप्लिन करिए। आपको जो भी अपनी बात करनी है, आप गुड मूड में बाद में आराम से बात करिए। उनको एक्सेप्ट करिए, जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करिए, उनको पैट करिए, स्माइल करिए, और जेंडर बायसेस नहीं करिए। अब मान के चलिए यदि कंक्लूड करेंगे तो 1/5 ऑफ पॉपुलेशन है जो साइको सोशल प्रॉब्लम से लड़ रही है हमारी एडोलेसेंस, क्योंकि ये सब चीजें हम नहीं समझ पा रहे हैं उनके। तो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम उनको बहुत सारी एजुकेशन। यस सर, थैंक यू। Yeah, wow, what a great talk, Anita ji. Thank you very much. Please screen share को end कर Thank दीजिए. you very much, sir. Yeah, it's a great, lovely, really awesome presentation, and I appreciate a lot. काफी सारी डिटेलिंग थी इस चीज में. Okay, अब अनिता जी आपकी स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए प्लीज. जी जी जी। Okay. Fine, and now it's open for all everybody, so please post your questions if you have any questions. Yes, of course, बहुत सारे questions होंगे आपके दिमाग में, so please post over here. So अनिता जी से उसके जवाब लेते हैं. And okay, कोई question आया है? अभी तक तो नहीं आया है. Yes, हाँ जी, sir. हाँ जी, पूछिए. जी संदीप जी।
या मैडम, एक तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही क्लीन, क्रिस्टल क्लियर और अंडरस्टैंडिंग था। मतलब ज्यादातर प्रेजेंटेशन जो हम देखते हैं ना, वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। जी। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आपने समय जो हमको दे रहे हैं। जी। मेरा एक ही क्वेश्चन है। थैंक्स। मुझे एक्चुअली मेरी नीज है एक, वो 7 साल की है, उसके लिए पूछना जी। नहीं था जी। वो बहुत एक्टिव है, मतलब हाइपर एक्टिव है वो, और मतलब वो बैठती नहीं है। मतलब उसको आप स्टडीज के लिए भी बैठाना ना बहुत मुश्किल जी, रहता जी। है उसको। मतलब शी कैन नॉट सेट, मतलब कुछ ना कुछ उसका चलता रहता है। बचपन से ही वो ऐसी है, और मतलब इतना एक्टिव होने के बाद भी वो खाना नहीं खाती है। मतलब उसके कारण उसका वेट काफी कम है। तो ओके, उसके लिए मुझे समझ में नहीं आता किस चीज में उसको एक्टिव करे। जैसे अभी उसको डांस क्लास ज्वाइन कराया तो वो कर लेती है, बट आप कोई सिटिंग एक्टिविटी दोगे, जैसे ड्राइंग बनाएगी तो 10 मिनट करेगी, देन उठ जाएगी। कुछ भी आप पियानो वगैरह कुछ भी मतलब कर, ऐसा सिटिंग वाला कुछ एक्टिविटी नहीं करती है, वो बैठ ही नहीं सकती है। जी, जी। कुछ तो भी उसको प्रॉब्लम है बचपन से। जी, जी। तो जी, उसका आकांक्षा क्या जी, करें अनिता जी? पहले तो ये जो आपने बताए हैं उसके बिहेवियर पैटर्न्स, तो उससे क्योंकि हमारा बच्चा जब छोटा रहता है तब वो आइदर हाइपर एक्टिव होता है, और मेन चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, मतलब आप उसका बुरा ना माने, बच्चों में जो दिखते हैं ADHD सिम्टम्स दिखते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये एक डिसऑर्डर नहीं है, ये सारे बच्चे आज के, यदि आप मान के चलें तो अराउंड अबाउट 40% बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। तो ये एक तरह की उनकी डेवलपमेंटल कंडीशन है, उनका फ्रंटल लोब पूरी तरह फंक्शन नहीं करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के लिए। तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग बच्चों में नहीं हो पाती, इसलिए वो बच्चा ADHD सिम्टम्स शो करता है। तो ये एज के साथ धीरे धीरे चले जाएंगे, आप ज्यादा ध्यान न दें। यदि आपको लगता है कि सिवियर हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, देन यू कैन सीक काउंसलर्स है, तो वो टेस्ट करेगा बच्चों, वो एक टेस्ट है ADHD बच्चों के लिए। यदि वो पॉजिटिव आता है तो बहुत छोटी छोटी चीजें हमको फॉलो करनी होती है, वो हम कर सकते हैं। पर अभी इतना, क्या उम्र है आपके बच्चे की अभी? वो 7 इयर्स की है, मेरी नीज है हाँ, अनिता जी। पर वो ओके, ओके। एक्चुअली हमारी फैमिली में मतलब सब, वो फर्स्ट थी, मतलब फर्स्ट बेबी, फर्स्ट चाइल्ड, तो जी, उसको जी। इतना अटेंशन मिला है बहुत ज्यादा। मतलब सबका अटेंशन। तो तो मतलब अभी तक मुझे, तो ये था। अभी एक और नीज हुई है, मतलब मेरी दीदी की एक और बेटी हुई, तो अब उसका अटेंशन मतलब 3 मंथ्स की है, वो तो थोड़ा कम हुआ। अदरवाइज सबका अटेंशन था उसको, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव अटेंशन था उसको। तो हो सकता है यदि वो हाइपर एक्टिव है तो वो एक एज ग्रुप के ना 7 साल 8 साल 8-9 साल की उम्र तक आते आते वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उसमें आप ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट यदि सिम्टम्स आपको लगे कि आप ज्यादा सिवियर हो रहे हैं तो ही आपको ध्यान देना, अदरवाइज यू कैन मतलब इग्नोर फॉर द टाइम बीइंग। हाँ, वो बचपन से ऐसी नहीं था। जब शायद 2-3 साल की होगी तब भी वो जंप ही करती थी। मतलब व्हेन शी इज स्टैंडिंग शी इज जंपिंग। मतलब शी कैन नॉट ओके, स्टैंड स्टिल, मतलब पूरे टाइम उसको जंप करना है। पूरे टाइम ऐसा था। ठीक है, मैं ऐसा करूंगी, मैं एक ADHD का आपको एक भेजूंगी, हाँ एक अनिता जी, परफॉर्मा, आप उसको टिक आप ही टिक करके बताइएगा उसमें क्या, तो हम एक तरह से डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मैम अनिता इसी जी। ये सवाल जितना को लगता मैं है बिल्कुल। थैंक यू सो मच अनिता जी। अनिता जी, इसी सवाल को मैं टीनेज से रिलेट करना चाह रही हूँ कि जी, जी। जैसे बच्चे कभी उनका मन होता है कि हम 1 महीना बहुत ज्यादा मतलब एकदम से बहुत ज्यादा पेंटिंग करने लगेंगे, फिर सडनली उनका जी, माइंड चेंज हो जाएगा, उनको फिर से कहीं राइटिंग का आ जाएगा, तो कहीं उनको बिल्कुल साइलेंस, एक कई पर्टिकुलर कुछ म्यूजिक सुनने में ही इंटरेस्ट हो जाएगा, वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए। हमें लगता है कि शायद ये इनका मतलब बहुत इंटरेस्ट वाला फील्ड है, उसके लिए हम बहुत सेटअप करते हैं, तब तक पता चलता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो फिर चेंज हो गया। जी। और बहुत तो शॉर्ट इंटरवल पे चेंज हो रहा है। अभी हो सकता है, बट ये एक जनरल फिनोमिना है बच्चों का, इसमें से परेशान होने की तो कोई भी बात नहीं है। आप जैसा वो चेंज हो रहे हैं आप उसी तरह एडजस्ट करने की कोशिश करें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका ध्यान बहुत जल्दी दूसरी चीजों में जाता है, क्योंकि उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उनका चेंज होता रहता है। उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा तो ऑब्वियसली जो चीज करने में उनको आनंद आ रहा था, वो जब तक उसको पूरा एक्सप्लोर कर लिया होगा, जैसे एक्सप्लोरेशन खत्म होता है, जैसी वो उसकी न्यूनेस खत्म होती है, वो ऑब्वियसली दूसरी चीज पे जाने की कोशिश करे। तो जनरल बिहेवियर है बच्चों का। ओके, थैंक यू मैम। Okay, so thank you Anita ji, thank you. It was थैंक a यू सर, wonderful. आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, आई एम सो हैप्पी फॉर Yeah, दैट। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी से इंटरेक्ट करके, आई एम वेरी Yeah. थैंकफुल टू ऑल। yeah, thank you. And the recording is available at the Outdoor in India YouTube channel.
And once जी again, thank you everybody for the participation in the fully, heartily and question and answers. So thank you very much.